परमाणु वार्ता फिर शुरू हुई है, क्योंकि युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने को है। ये i24 न्यूज इंग्लिश है। मैं निकोल जिजिक, तेल अवीव से लाइव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वार्ता टीम सोमवार शाम तक पाकिस्तान लौट रही है, ताकि ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बुधवार को खत्म होने से पहले समझौता हो सके। संकट अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा, जबकि IRGC ने कहा वो नहीं खुलेगा। शनिवार को कई जहाजों पर जलमार्ग के पास पहुंचने पर गोलीबारी की खबर आई। ट्रंप इसे युद्ध विराम का उल्लंघन कह रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान पूर्ण समझौते पर राजी नहीं होता। इसी कारण उपराष्ट्रपति JD वॉन्स, विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ और जैरेड कुशनर इसे सुनिश्चित करने इस्लामाबाद लौट रहे हैं। यहां तक कि जब ट्रंप ईरान के सभी पावर प्लांट और पुल नष्ट करने की धमकी देते हैं, तब भी समझौते का उल्लंघन नहीं होता। आज शाम हमारे पास चर्चा के लिए कई घटनाक्रम हैं और इन सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं i24 न्यूज इंग्लिश की वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओस्ट्रान, सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन और रिजर्व मेजर जनरल ईतान डैनगो, जो 3 इजरायली रक्षा मंत्रियों के सैन्य सचिव और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के पूर्व समन्वयक को गांठ रहे हैं। सज्जनों, आज i24 न्यूज इंग्लिश स्टूडियो में साथ होने के लिए धन्यवाद। एरियल, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी टीमें कल सोमवार शाम तक पाकिस्तान जा रही हैं। ईरान के राज्य टीवी के अनुसार ईरान से कोई टीमें नहीं जा रही हैं। आखिर हो क्या रहा है? ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद के लिए कोई टीमें नहीं जा रही हैं, बल्कि जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी है तब तक कोई बातचीत भी नहीं होगी। उनका कहना है कि अमेरिकी मीडिया में जो भी खबरें आ रही हैं वो इसके उलट सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए दोषारोपण का हिस्सा है। ईरान यहाँ यही कह रहा है। वॉशिंगटन से आ रहे विरोधाभासी संदेश, धमकियों के साथ साथ ये जारी नाकाबंदी मिलकर किसी भी सार्थक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते और इसलिए ये बातचीत होने वाली नहीं है। यहाँ ईरान अपनी लाल रेखाओं पर अड़ा है और जोखिम भरी ताकत आजमाइश जारी है, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी लाल रेखाओं पर कायम रहेंगे, सैन्य कार्रवाई टलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और जैसे जैसे हम बुधवार की समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, अगर सच में कोई भी पक्ष अपनी लाल रेखाओं से पीछे नहीं हटता तो यही अपरिहार्य स्थिति लगती है। लेकिन अब से बुधवार तक बहुत कुछ हो सकता है। हर घंटे बहुत कुछ हो रहा है, हमेशा की तरह। ईतान, आज शाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अभी एरियल से सुनकर लग रहा है कि बुधवार की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। इसका इजराइल पर क्या असर पड़ेगा? अगर इजराइल ईरान पर हमला जारी रखता है तो क्या कोई सकारात्मक परिणाम होगा? सबसे पहले मुझे इतना यकीन नहीं है कि हम बुधवार शाम को मिलेंगे, हमला करेंगे या फिर हमें कोई समझौता नहीं मिलेगा। मेरा अनुमान है, इसे हम अनुमान ही कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मुझे नहीं लगता कि हमें तनाव में किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो पलट जाए। नेतन्याहू, मान लीजिए, ट्रंप से मिले संकेतों के मुताबिक बोल रहे हैं। संकेत हर कुछ मिनट में आते और कभी बदल भी जाते हैं। ये रणनीति जैसी है। मैं ऐसे हालात में अपनी अनुमान बता रहा हूं। मुझे लगता है कि नेतन्याहू को लेबनान में भविष्य के बारे में ईरान से कहीं ज्यादा सोचना चाहिए, या यूं कहें उन्हें ज्यादा विचार करना चाहिए। ईरान में उन्हें मुख्य साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति को पूरा करना है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही ईरान के चारों ओर मौजूद है। लेकिन मेरी राय में ट्रंप का मुख्य फैसला अब युद्ध को फिर से शुरू ना करना और यूं कहें बातचीत को एक मौका देना है। हम देखेंगे। मेरा मानना है कि समय सारणी में तारीख बदलने की संभावना है। 1 और हफ्ता, 2 हफ्ते और। देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को फ्लाइट के समय के कारण पाकिस्तान जाना है और उन्हें ईरान से निकलना चाहिए। इसमें 2 घंटे या उससे भी कम समय लग रहा है, तो ईरानी आ सकते हैं। मुझे लगता है हम दोनों पक्षों की रणनीतियों के चक्र का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या सहमत होने वाले हैं। एक अंतिम समझौता। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्ष समझते हैं कि उनके लिए बेहतर दिशा यही है कि इस तरह के युद्ध को समाप्त किया जाए। ये बदल सकता है।
लेकिन नेतन्याहू इन गतिविधियों को ट्रंप नीति के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर, और हम इसके बारे में शायद बाद में बात करेंगे, मुझे लगता है कि लेबनान अब इजराइल के लिए मुख्य समस्या है। लक्ष्यों के बारे में, स्थिति के बारे में, वे मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य कौन से थे जो इजराइल ने अपने नागरिकों के सामने इस युद्ध में जाने से पहले रखे थे। ठीक है, हम बाद में लेबनान पर चर्चा करेंगे। ओवन, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर दोनों टीमें पाकिस्तान लौटती हैं और बातचीत फिर शुरू होती है, हमारे दर्शकों को यहाँ के अड़चनों की याद दिलाइए, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी अड़चनें हैं। पहला, हमारे पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर परमाणु कार्यक्रम को निलंबित करने का मुद्दा है, और तीसरा मुद्दा है वो उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम, जो इस समय ईरान में है। क्या ये मुद्दे अगली बैठक में सुलझ सकते हैं? नहीं निकोल, एक और बैठक में नहीं। तर्क यहाँ बहुत स्पष्ट है। यहाँ तर्क युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि दोनों पक्षों को लगता है समय उनके साथ है और तुरंत दबाव नहीं है। ईरान को लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले झुकेगा, कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगे, या वे होर्मुज को बंद करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालना जारी रखेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप के विकल्पों को बंद कर देंगे इससे पहले कि ईरान के विकल्प बंद हों। और हमने देखा कि राष्ट्रपति ने आज पहले अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में क्या लिखा। उन्हें इसका उल्टा लगता है। उन्हें लगता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, नाकाबंदी काम कर रही है। ईरान रोज $500 मिलियन खो रहा है, तो क्यों ना इंतजार करे कि वो झुक जाए। अगर दोनों पक्ष मानते हैं कि दूसरा झुकेगा और समय उनके पक्ष में है, तो तर्क है कि युद्ध विराम बढ़ाया जाए। तर्क और दोनों पक्षों के फैसलों के बीच, खासकर जब दोनों पक्ष जोखिम से डरने वाले नहीं हैं, तो यह निश्चित रूप से ईरान का मामला है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी इस युद्ध में दो पक्ष जोखिम से नहीं डरते, तो तर्क जोखिम उठाने की भावना के आगे झुक सकता है। मुझे लगता है कि स्थिति एजेंडा के इन 3 मुद्दों की ओर बढ़ती दिख रही है। हम चौथा मुद्दा, ईरान के लिए आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, जोड़ सकते हैं। इसका दायरा क्या होगा? ये 2015 की वार्ताओं में बड़ा मुद्दा था। यह तर्कसंगत है कि यह इन वार्ताओं में भी एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को ढील देने के लिए तैयार होगा और इसी संदर्भ में ईरान की जमी हुई धनराशि को भी जारी करेगा, या उस पर कुछ सीमाएं होंगी, या उसे धीरे धीरे हटाया जाएगा? यह भी चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से अगर ये वार्ताएं जारी रहती हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं इस बातचीत में एक और आवाज भी शामिल करना चाहती हूँ। अब हमारे साथ हाज़ेम अलगाबरा हैं, जो अमेरिकी विदेश विभाग में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं। वो दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाज़ेम, हम यूएस वार्ता टीम पर चर्चा कर रहे हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान लौटने पर वे कौन होंगे। असल मुद्दा ये है कि ईरानियों की ओर से सच में कौन बोल रहा है। ईरानी राज्य टीवी ने कहा है कि वे वार्ता टीम भेजना नहीं चाहते। ये पिछले कुछ दिनों में देखा गया है। रिपोर्ट्स हैं कि असल में कौन बोल रहा है, और अगर वे इन वार्ताओं में जाते भी हैं तो क्या वे ईरान को किसी समझौते के लिए राजी कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। असली समस्या और बड़ी है। जिम्मेदारी किसकी है? ईरान में आखिरी फैसला कौन लेता है? क्या सर्वोच्च नेता जीवित और उपलब्ध है? क्या वही नियंत्रण में है? सारे संकेत यही दिखा रहे हैं कि आरजीसी ही जिम्मेदारी संभाल रहा है, खासकर जब आज सुबह उन्होंने जहाजों पर लड़ाई की और उस सैन्य कार्रवाई के पीछे कोई स्पष्ट राजनीतिक फैसला नहीं था। ये बहुत चिंता की बात है कि ईरान जैसे बड़े देश, जिसकी सैन्य शक्ति इतनी है, के पास इस युद्ध के बीच में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में भी ईरानियों से बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है। यह बच्चों के साथ खेल खेलने जैसा है। हर बार जब वे खुद को हारते हुए पाते हैं तो वे बोर्ड को फिर से सेट करने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर खेलना चाहते हैं, मानो 3 में से 2 बाजियां जीतने वाला खेल हो। और यही वे अभी कर रहे हैं। वे खुद को आतंकवाद के खेल में हारता हुआ पा रहे हैं और पड़ोसी देशों पर ये ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं। वे रणनीति बदलते हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। वह उल्टा पड़ जाता है। अब वे खुद को बातचीत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजों से निपटना बहुत कठिन है। मैं ओवन की बात पर फिर से लौटना चाहता हूं, जो सही थी। वो अच्छी तर्क शक्ति लाते हैं, लेकिन हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा गैर तार्किक ही है। और मुझे नहीं पता कि ईरान जैसे देश में तर्क कैसे लाया जाए। इस समय यह एक व्यर्थ कार्य लगता है।
तो वास्तविक बड़ी प्रगति कैसी दिखेगी? अगर ये बातचीत होने वाली है और आप ऐसे पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं जो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, तो आने वाले दिनों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? जैसा कि एरियल ने पहले बताया था, अन्य विकल्पों की कमी के कारण यह संभावना है कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। हम अभी शांति और बातचीत को एक मौका दे रहे हैं। जेडी वेंस और पूरी वार्ता टीम को वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह इस युद्ध को समाप्त करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। जाहिर है कि यह सब कुछ उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान से चाहिए। हालांकि अगर ईरानी नहीं आते या वे एक बार फिर से सब कुछ फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं और वापस जाकर संवर्धन पर बारीकी से सवाल उठाए और समझौते को जैसा होना चाहिए उसके अन्य पहलुओं से बचने की कोशिश करें, हम फिर से दुश्मनी की स्थिति में लौट जाएंगे। मुझे अभी कोई और विकल्प नजर नहीं आता। होर्मुज जलडमरू मध्य का मुद्दा भविष्य की वार्ताओं को कैसे प्रभावित कर रहा है? ट्रंप ने कहा, नौसैनिक नाकाबंदी तब तक रहेगी जब तक ईरान नए समझौते के लिए ना माने। ईरानी राज्य टीवी कह रहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी रहने तक भविष्य की बातचीत संभव नहीं। क्या ये अमेरिकी स्थिति को मदद करता है या वार्ताओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है? फिर से ईरानी लोग बाजी फिर से बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वे अमेरिकी प्रतिक्रिया से हैरान थे। जिसे वे समझते थे कि अमेरिका खोलना चाहता है, उसे रोक दिया गया और इससे अतिरिक्त दबाव बना। और जैसा कि आपने बताया, ईरान को हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। तो ईरानी कह रहे हैं, अगर आपके पास वो कार्ड है तो कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका कह रहा है कि यही कार्ड है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं और अब हम तब तक नाकाबंदी जारी रखेंगे जब तक आप बातचीत की मेज पर एक टिकाऊ और गंभीर प्रस्ताव लेकर नहीं आते। ये ईरानियों के लिए कोई खेल नहीं है। लेकिन अभी मेरी चिंता यह है, मान लीजिए हम पाकिस्तान वापस जाते हैं, ईरानी किसी को भेजते हैं, कोई न कोई योजना बनती है। इस बात की गारंटी कौन देगा कि यह समझौता टिकाऊ रहेगा? उस समझौते की गारंटी कौन देगा? मैं ईरानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, खासकर अभी के समय में। तो फिर से एकदम आदर्श स्थिति में भी एक स्थायी समझौता बहुत दूर की बात लगती है। अजीम अलगाब्रा, हमेशा की तरह शानदार दृष्टिकोण। i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वार्ता विफल होती है तो सैन्य विकल्प पर फिर विचार होगा। आगे क्या हो सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रिच आउटसन है, जो अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो और ड्रैगोमैन LLC में जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट है। रिच, वे इन वार्ताओं की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर ये योजना के मुताबिक नहीं होती तो वॉशिंगटन के पास कौन से नए सैन्य विकल्प हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति फिर धमकी दे रहे हैं कि वार्ताएं विफल होने पर वे पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे। लेकिन वो ऑपरेशन कैसा होगा जिससे ईरान पर दबाव रहे कि वो फिर से वार्ता में लौट आए? खैर, आपके साथ होना अच्छा है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिकी सेना नागरिक बुनियादी ढांचे, चाहे वो पावर प्लांट्स हों या परिवहन बुनियादी ढांचा, पर बड़े पैमाने पर बमबारी करेंगे, क्योंकि इससे ईरान के शांति के लिए आगे बढ़ने के प्रोत्साहन पर ही असर पड़ेगा। ट्रंप मुख्य रूप से सौदेबाज हैं। उनकी 1987 की किताब द आर्ट ऑफ द डील भी सौदेबाजी में बढ़त पर केंद्रित है। उन्हें सबसे ज्यादा मोलभाव की ताकत किससे मिलती है? खैर, नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ खतरे से कुछ मोलभाव की ताकत मिलती है, लेकिन ये उन खतरों में से एक है कि जब आप वास्तव में उसे अंजाम देते हैं तो ये वास्तव में दूसरी तरफ की प्रोत्साहन संरचना को कमजोर कर देता है। मुझे लगता है कि उनके पास और भी विकल्प है और सैन्य नजरिए से मुझे लगता है कि वह इसी दिशा में जाएंगे। मुझे लगता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक अभियानों का विस्तार करना, जिसमें ईरानी पक्ष पर संभावित लैंडिंग भी शामिल है, सही है। तो नाकाबंदी को लागू करने के लिए नाकाबंदी आखिरकार उनका पसंदीदा हथियार है, क्योंकि ये ईरान की निर्यात और आयात करने की क्षमता को बाधित कर रही है। मुझे लगता है कि वे मानते हैं कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं भले ही तेल की बढ़ती कीमतें परेशानी और अलोकप्रिय हों, फिर भी उन्हें सह सकती हैं। अमेरिका अपना ऊर्जा उत्पादन बढ़ा रहा है और जब तेल $80 प्रति गैलन से ऊपर चला जाता है, माफ कीजिए $80 प्रति बैरल जो कि अभी है,
तब अमेरिका की फ्रैकिंग और अन्य प्रकार की उत्पादन विधियां फिर से शुरू हो जाती हैं। तो दो बातें हैं, नाकेबंदी को और कुशलता से लागू करना जो ट्रंप कर सकते हैं, और कतर, कुवैत व अन्य जहाजों को सुरक्षा में वैकल्पिक रास्ता देना। इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ और नौसैनिक संसाधन। हमने ज्यादा नहीं देखा, बस कुछ जहाजों पर फायरिंग हुई थी। और निश्चित रूप से एक निहत्थे नागरिक जहाज के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि उस पर गोलियां चलाई जाए। जो हमने नहीं देखा है वो है ईरान की असली क्षमता जहाजों को डुबोने की, है ना? उनके पास जिसे वे होर्मुज की नाकेबंदी कह रहे हैं, उसमें ज्यादा दम नहीं है। लेकिन ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी में न सिर्फ ज्यादा ताकत है, बल्कि हमारे पास सुरक्षित शिपिंग लेन बनाने की अतिरिक्त क्षमता भी है। मुझे लगता है ट्रंप यही दबाव चाहते हैं ताकि दिखा सकें कि ईरानी धमकियां खोखली हैं, क्योंकि वे हालात बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, चाहे जितनी बातें करें। और हमारे पास अब भी हालात को और बढ़ाने की क्षमता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी है। इससे ट्रंप पर, उनके अपने दल से, पोप से और कई अन्य पक्षों से दबाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि ट्रंप से शांति करने वाली ईरानी सरकार को उन लोगों से निपटना होगा जिनके पास अब ऊर्जा व परिवहन नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि वो इससे लगभग किसी भी कीमत पर बचेगा। तो फिर एक सैन्य संचालन के दृष्टिकोण से हमें अभी सबसे करीब से किस चीज पर नजर रखनी चाहिए, जिससे ये संकेत मिले कि आने वाले दिनों में चीजें किस तरह आगे बढ़ सकती हैं? क्या हमें होर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक बलों की और तैनाती पर नजर रखनी चाहिए, या ध्यान कहीं और देना चाहिए? हमें कहां देखना चाहिए? तो मैं हमेशा दूसरे और तीसरे स्तर के सैन्य तैनाती केंद्रों को देखता हूं, ठीक है? तो अमेरिका में देखें, हमारे यूरोप में जो बेस हैं, और इसी तरह की जगहों को देखें। अगर आप गोला बारूद की लगातार आपूर्ति, मिसाइलों की फिर से आपूर्ति, शायद नए नौसैनिक जहाजों को आते हुए देखें। नॉरफॉक और ऐसी जगहों से भेजना या प्रशांत क्षेत्र से ट्रांसफर करना, यह एक संकेत है कि हम वास्तव में एक और दौर की बढ़ती तनाव और दबाव की उम्मीद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपके साथ यहाँ रहकर ये कहना पसंद करूंगा कि चलिए कुछ ब्रिटिश जहाजों या कुछ फ्रांसीसी जहाजों या कुछ यूरोपीय समर्थन की तलाश करें, ताकि इसे वास्तव में मजबूत बनाया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हमें वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बलों पर नजर रखनी होगी कि क्या वे अगले दौर के लिए तैयार हो रहे हैं, खासकर अगर बुधवार की समय सीमा गुजर जाती है और हमले, संभावित लैंडिंग और जलडमरू मध्य में नौसैनिक गतिविधि बढ़ती है। ठीक है, ये देखने लायक है। कर्नल रिच एलन हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़कर अच्छा लगा, धन्यवाद। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम अब लागू है। दक्षिणी लेबनान में हिंसा और सैन्य गतिविधियां जारी हैं। आईडीएफ के जवान हताहत हुए, हिजबुल्लाह के कमांडरों को निशाना बनाया गया और उसने एक यूनिफिल सैनिक पर गोली चलाई। ताजा हालात जाने। कागजों पर युद्ध विराम है, पर दक्षिणी लेबनान में हालात अलग हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष विराम के बाद भी कई घातक घटनाएं हुई, जिससे युद्ध विराम की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। इजरायली पक्ष के अनुसार संघर्ष विराम शुरू होने के बाद अलग अलग घटनाओं में 2 सैनिक मारे गए, और दोनों मामलों में दक्षिणी लेबनान के कस्बों में हिजबुल्लाह द्वारा लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जिम्मेदार थे। इजराइल के मुताबिक ये घटनाएं सीमा पर लगातार खतरे के माहौल का हिस्सा थीं। इसी बीच इजराइल ने सैन्य गतिविधियां जारी रखी। सीज फायर शुरू होने के घंटों बाद भी तोपखाने की गोलाबारी और हमलों की खबरें आई हैं, और इजराइल का कहना है कि वो जमीन पर तत्काल खतरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी घोषणा की कि शुक्रवार को किए गए एक हमले के बाद विंतिजबल में हिजबुल्लाह के कमांडर अली रिदा बास को मार गिराया गया, जो हिजबुल्लाह के उन सदस्यों को निशाना बना रहा था जिन पर सीज फायर समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप था। तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बलों को भी प्रभावित किया। दक्षिणी लेबनान के देर किफ्रा क्षेत्र में हिजबुल्लाह के हमले में UNIFIL के फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई, जिसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने सैनिकों पर हिजबुल्लाह का हमला बताया और कहा कि इससे इजरायली खुफिया निष्कर्ष की पुष्टि होती है। हिजबुल्लाह जिम्मेदारी से इनकार करता है। इस दौरान नागरिक दक्षिण में घर लौट रहे हैं, लेकिन लगातार हिंसा के चलते माहौल शांत नहीं है। असल में ये कोई स्पष्ट युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक नाजुक विराम है, जिसमें दोनों पक्ष अब भी सक्रिय हैं, सीमाएं परख रहे हैं और तनाव बढ़ने का खतरा पूरी तरह बना हुआ है। हम स्टूडियो में एरियल, ओवन और एतान के साथ हैं। मेजर जनरल डैन गो, आप कह रहे हैं कि इजराइल को इस समय लेबनान की सबसे ज्यादा चिंता है। आज आईडीएफ में नया नक्शा जारी किया, जिसमें नई पीली रेखा और दक्षिणी लेबनान में सक्रिय आईडीएफ अग्रिम बल दिखाए गए हैं। बफर जोन के बावजूद
क्या इससे उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का खत्म होता है या सिर्फ उसे और पीछे धकेल देता है? पहले जमीन पर प्रभाव बनाएं। भौगोलिक क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में रहेगा। मुझे लगता है कि इजराइल को यकीन होने तक हिजबुल्लाह को निरस्त कर देना चाहिए। इसके बिना हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये एक बफर जोन या सुरक्षा क्षेत्र या पीला क्षेत्र है। जमीन पर आपके पास पश्चिम से पूर्व करीब 6 से 9 किलोमीटर क्षेत्र है जो पूरी सीमा के अनुसार बदलता रहता है। ये आपको मान लीजिए एंटी टैंक मिसाइल दागे जाने से सुरक्षा देता है, जो लगभग इसी तरह की रेंज के अंतर्गत आती है। इजराइल सभी खतरों को नहीं कवर कर रहा और ये जारी है। इजराइल की ओर अधिकांश रॉकेट लॉन्चिंग, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, और साथ ही इजरायली जमीनी सेना जो लेबनान के दक्षिण में तैनात है, उन पर भी हमला किया जाता है। ये सब लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किए जाते हैं। और हिजबुल्लाह के पास अपने शस्त्रागार में हजारों रॉकेट हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी राय में सबसे पहले लेबनान में युद्ध जारी है। आप इसे युद्ध विराम नहीं कह सकते। हम दुर्भाग्यवश केवल बेरूत या दाहा के साथ युद्ध विराम नहीं कर रहे हैं, जिसे ट्रंप ने बीबी नेतन्याहू से हमला ना करने के लिए कहा था। लेकिन अब लेबनान के दक्षिणी हिस्से में तंत्र बनाने का एक बहुत स्पष्ट मिशन है, जो मेरी राय में इजरायली सशस्त्र बलों को किसी भी चिन्हित खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता देगा, यहां तक कि उस पीली सुरक्षा जोन में भी नहीं जो इजराइल द्वारा प्रकाशित की गई है, या फिर लितानी नदी तक भी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। 1/3 हिस्सा पीली जोन है, 1/3 हिस्सा लाल जोन है और बाकी हिस्सा लितानी नदी है। जब आप जमीन से वाकिफ होते हैं, नई बात यह है कि उन्होंने नवीनीकरण किया है। यह पहली बार है जब हमारी लेबनानी अधिकारियों के साथ शांति को लेकर सक्रिय चर्चा हो रही है, जो समय सीमा को छोटा कर सकती है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की छत्र छाया में एक मुख्य समझौता होगा। इसका क्या मतलब है? मुख्य लक्ष्य अब यह होगा कि हिजबुल्लाह को कैसे निरस्त या पीछे धकेला जाए। यही संदेश या खबर लेबनान में है। और दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में लेबनान क्षेत्र में 2 इजरायली रिजर्व सैनिक मारे गए हैं, और इसका मतलब है कि वहां लड़ाई 23 महीनों तक चलेगी, सिर्फ एक समझौते के जरिए ही, जो इजराइल और लेबनान के बीच होगा। यह छोटा हो सकता है और पहली बार अस्तित्व में लाएगा। इजराइल और लेबनान के अस्तित्व से लेकर ये दोनों देशों की जिम्मेदारी में होगा। अब लेबनान हिजबुल्लाह को निरस्त करने में सक्षम नहीं है। तो खबर यह है कि हम युद्ध के एक और दौर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि गुरिल्ला युद्ध जैसा है, और ये इजरायली के बहुत स्पष्ट तंत्र के तहत होना चाहिए। जब आप फिर से गोलीबारी शुरू करें तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये हर सेकंड हर पल हो सकता है। ये आत्मरक्षा का युद्ध है। इजराइल इस आत्मरक्षा के युद्ध में है ओबन, जैसा कि इतान ने अभी बताया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी निगरानी कैसे कर रहा है? सप्ताहांत में ये काफी चौंकाने वाली बात थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल लेबनान में बमबारी रोकेगा, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बमबारी से क्या मतलब लेते हैं। निकोल, अभी भी तोपखाने की गोलाबारी हो रही है। इजराइल अभी भी इधर उधर घूम रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि आतंकवादी हमारे देश पर हमला न करें। लेकिन जहां तक बमबारी की बात है, शायद आप कह सकते हैं कि इजराइल सख्ती से डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों का पालन कर रहा है, अगर आप चाहें तो। लेकिन यह डोनाल्ड ट्रंप की सोच का एक झलक है, और हम जानते हैं कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी सोच मानो किसी वीडियो या कम से कम किसी एनिमेशन सीरीज की अलग अलग झलकियों की तरह घूमती रहती है। हमारे पास प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो व्हाइट हाउस और अमेरिका के साथ लंबी रणनीति समझते हैं और संघर्ष विराम को परखने वाले दूसरे पक्ष को भी जानते हैं, जिससे इजराइल को मौके मिल सकते हैं। जैसे हिजबुल्लाह ने ईरान के खिलाफ युद्ध के दूसरे दिन सबसे पहले 2 रॉकेट दागे, वैसे ही देखिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को सीमा से पीछे धकेलकर खतरा कम किया। इजराइल इसी के साथ काम करना चाहता है। मुझे लगता है कि लक्ष्य है हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य लड़ाई जारी रखना, और दूसरी तरफ लेबनान के साथ कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ना जारी रखा जाए। और जैसे मैंने अपने हाथों से वो अर्थशास्त्र के ग्राफ्स बनाने की कोशिश की है ना, जहां आपके पास ये अक्ष और ये अक्ष है, यहां ये वक्र है। आप हमेशा यहां उस सही जगह पर रहना चाहते हैं।
इजराइल को अपनी नीति के लिहाज से दोनों को अधिकतम करने के लिए यही करना चाहिए। बहुत अच्छा ग्राफ बनाया ओविन, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। विश्लेषण के लिए धन्यवाद। हम i24 न्यूज इंग्लिश पर ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा जारी रखेंगे, खासकर गाजा पर ध्यान केंद्रित करते हुए और हमास को निरस्त करने के प्रयासों पर। हम इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। i24 न्यूज इंग्लिश पर बने रहिए। i24 न्यूज इंग्लिश में आपका स्वागत है। इजराइल का ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध 7 अक्टूबर की भयावहता को नहीं छुपा पाया, जिसके बाद हमास के खिलाफ 2.5 साल तक युद्ध चला। काले शनिवार को बंधकों और मारे गए लोगों के कई रिश्तेदार हजारों इजरायलियों के साथ इकट्ठा हुए ताकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उस दिन की विफलताओं की जांच की मांग कर सकें, जो राज्य आयोग के सामने पेश हुए। एमिली फ्रांसिस की अगली रिपोर्ट में और जानकारी। योम हाशोआ और इजराइल के स्मृति एवं स्वतंत्रता दिवसों की याद के बीच का सप्ताहांत एक परिचित दृश्य से चिन्हित हुआ। गाजा से अंतिम जीवित बंधकों की वापसी के 6 महीने बाद हजारों लोग फिर तेल अवीव के केंद्र में विरोध और स्मरण के लिए जुटे। 7 अक्टूबर से पीड़ित इतने सारे लोग अब कहते हैं अब बहुत हुआ। वे चाहते हैं कि हम जो हुआ उसे भूल जाएं। हम कभी नहीं भूलेंगे और हम कभी 7 अक्टूबर को माफ नहीं होने देंगे। मारे गए और बंधक बने लोगों के परिवार 7 अक्टूबर के नरसंहार को रोकने में हुई विफलताओं की राज्य जांच और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं। उस याद को सरकार द्वारा फिर से नहीं लिखा जाता और न ही हड़प लिया जाता है, और ये कि जवाबदेही, जिम्मेदारी और हमारी सुरक्षा में हुई स्पष्ट विफलताओं के लिए जवाब देने की मांग बनी रहे। कल रात हबीमा स्क्वायर के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह को भूलने का दिन नाम दिया गया, ताकि जिन लोगों को हमने खो दिया उनकी मौत व्यर्थ ना जाए। बेंजामिन नेतन्याहू काम कर रहे हैं। हम वो मांगेंगे जिसका ये देश हम पर कर्जदार है, यानी सच और नया नेतृत्व जो हमें एक बेहतर जगह तक ले जाए और उनकी विरासतें जीवित रहें। इसके लिए इस सरकार को जाना होगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें नया नेतृत्व हो, ऐसी सोच हो जो शांति, सह अस्तित्व और एक बेहतर भविष्य की बात करे, जो जीवन, न्याय और सच्चाई को महत्व और प्राथमिकता दे, और एक ऐसा भविष्य तैयार करना जो मेरी बहन, जीजा जी और उनके अनाथ बच्चों के जीवन के योग्य हो। मैं अब स्टूडियो लौट रही हूँ एरियल और इतान के साथ। एरियल, जब 2.5 साल पहले जो हुआ उसके सवाल और जवाब अभी भी बहुत से लोगों के मन में हैं। तो चलिए जमीन पर हकीकत की बात करते हैं। और हकीकत ये है कि हमास ने अभी तक अपने हथियार नहीं डाले हैं, जबकि हम युद्ध विराम के बीच में हैं। फिर भी कुछ प्रयास चल रहे हैं, या कम से कम हमास प्रतिनिधि मंडलों के बीच कुछ बैठकें हो रही हैं। आप क्या साझा कर सकती हैं? हाँ, हमास प्रतिनिधि मंडल पिछले हफ्ते काहिरा में था और कई बैठकें कर रहा था, मध्यस्थों के साथ, अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ, और साथ ही गाजा पट्टी के लिए पीस काउंसिल के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लाडुनोव के साथ भी। गाजा संघर्ष विराम को लागू करने में मौजूदा गतिरोध दूर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मौजूदा गतिरोध इस वजह से है कि हमास इजराइल पर समझौते के पहले चरण के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा न करने का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में प्रवेश, सहायता ट्रकों की संख्या जो उनके अनुसार अंदर नहीं आ रही है, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो आ रही है। वे ये भी कहते हैं कि राहत कार्यों की जरूरत है, जैसे कि कैरावैन्स, टेंट्स और विभिन्न क्षेत्रों से मलबा हटाना। इजराइल कह रहा है कि ये सब पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है और जब तक निरस्त्रीकरण नहीं होता तब तक कोई पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये सिर्फ इजराइल नहीं, शांति परिषद भी कह रही है।
हमने सुना जब शांति परिषद का उद्घाटन हुआ था, जैरेड कुशनर, राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद, ने कहा था कि जब तक निरस्त्रीकरण नहीं होता तब तक गाजा का पुनर्निर्माण नहीं होगा। अब गेंद हमास के पाले में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमास इसके विपरीत स्थिति पेश करने की कोशिश कर रहा है और अशाल किरूसा को बता रहा है कि पिछले हफ्ते मध्यस्थों के साथ हुई उनकी बैठकों में मध्यस्थों ने प्रस्ताव रखा एक नए तरह का ढांचा जिसमें पहले चरण को पूरी तरह लागू करने की बात कही गई है, जबकि दूसरे चरण पर बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव है। तो इससे मूल रूप से हमास को उसकी मर्जी मिल जाएगी। हमास अभी भी किसी भी चीज के होने से पहले निरस्त्रीकरण को लगातार खारिज करता है। वे इसे होने के बाद भी खारिज करेंगे पर कहेंगे नहीं। तो मूल रूप से वे युद्ध विराम और उसके लागू होने के साथ सहयोग करने का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कारणवश मध्यस्थ इस दिखावे को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल, ट्रंप प्रशासन और शांति परिषद का कहना है कि हमास को कम से कम एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिसमें वो निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्धता जताए। पहले चरण में कोई भी प्रगति होने से पहले तो अभी हम एक गतिरोध की स्थिति में हैं। मध्यस्थ हमास की मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमास का कहना है कि उसने मध्यस्थों के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये ना तो यरूशलेम में और ना ही वॉशिंगटन में स्वीकार्य होगी। हम महीनों से इस गतिरोध में फंसे हुए हैं ऐसा लगता है। ईतान, किस बिंदु पर इजराइल के पास खुद जाकर हमास को निरस्त्र करने की विश्वसनीयता होगी? क्या हमने वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से खो दिया? इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध ने गाजा पट्टी से ध्यान हटा दिया। उन सभी देशों में नेतृत्व के वरिष्ठता स्तर पर जो इसमें शामिल थे और हमास द्वारा इसका बहुत जल्दी और समझदारी से इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है? अगर आप युद्ध शुरू होने से पहले हमास की स्थिति की तुलना आज की स्थिति से करें तो हमास आज ज्यादा मजबूत है। जमीन पर हम इसे कह सकते हैं, और इकाई को सड़क पर जोन में ले गए। फिर इजराइल पीले जोन में है, हमास पश्चिमी जोन में है और इस तरह की स्थिति में गाजा पट्टी पर नियंत्रण करता है। वे आमतौर पर शांत रहते हैं लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं। उन्हें समय चाहिए और वे उसका इस्तेमाल करते हैं, भले ही कोई तथ्य हो या ना हो। मेरा अनुमान है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अपनी सशस्त्र ताकत को मजबूत करने के लिए उन्हें निर्माण करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है और यहाँ वहां से ज्यादा तस्करी करके लाना पड़ता है। आपका इजराइल पर उठाया सवाल मेरे अनुसार कुछ महीनों में ही चर्चा के केंद्र में आएगा। एक तरफ अगर ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच या लेबनान में ऐसा कोई समझौता होता है तो हमास भी उस समझौते का हिस्सा बनने वाली एक ताकत होगी। आप जानते हैं कि ये किसके द्वारा होगा? यह किसी आधुनिक अरब देश के द्वारा होगा। वे इस चक्र को बंद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल गाजा पट्टी पर अपनी सेना बनाए रखता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इजराइल गाजा में बफर जोन में तैनात रहता है, लेबनान में बफर जोन में, सीरिया में बफर जोन में और साथ ही वेस्ट बैंक में भी। इसका मतलब है कि इजराइल को खुद अपनी नीति और रणनीति को व्यवस्थित करना चाहिए। हम अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमें इस बीच हमास की किसी भी गतिविधि के संकेत पर प्रतिक्रिया देनी होगी। सभी सीमाओं पर खतरों की निगरानी जारी रखें। रिजर्व के मेजर जनरल एतान डैनगो और एरियल ओस्ट्रान, आप दोनों का धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम ने हाल ही में यूरोपीय आयोग के भूमध्य सागरीय आयुक्त रॉबर्ट स्वीका से विश्व मामलों पर चर्चा की। आइए देखें। डुब्राव कासुइका, यूरोपीय आयोग के भूमध्य सागरीय आयुक्त, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप वॉशिंगटन वापस आए हैं। पिछली बार यहाँ पहली पीस बोर्ड बैठक हुई थी। 23 यूरोपीय सदस्य आपकी उपस्थिति से सहमत नहीं थे। क्या आप बता सकते हैं यूरोपीय लोग अभी पीस बोर्ड के साथ किस स्थिति में हैं?
समझाने के लिए उस समय हमें यूरोपीय आयोग के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप ने आमंत्रित किया था और मैं आयोग व राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डर लेयन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हम पीस बोर्ड में केवल पर्यवेक्षक हैं और हम भविष्य में भागीदारी के बारे में हर स्थिति के अनुसार अलग अलग निर्णय लेंगे। वहाँ होना, इन सभी विचारों को सुनना दिलचस्प था, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अगली बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हमें खुद बोर्ड की सभी प्रक्रियात्मक नियम पसंद नहीं हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम संघर्ष विराम और मध्य पूर्व में शांति के लिए कुछ कर रहे हैं, खासकर गाज़ा, वेस्ट बैंक और निश्चित रूप से इजराइल में। आप जानते हैं, जब मध्य पूर्व में सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिकियों ने बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई है। क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से एक एकीकृत यूरोपीय रुख कैसा दिख सकता है? सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि हमारी भूमिका क्या है। हम आमतौर पर कहते हैं कि हम केवल भुगतान करता नहीं बल्कि भागीदार भी बनना चाहते हैं। इस समय यही स्थिति है, हम बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी है या नहीं कि हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाले हैं। वे हमारे पैसे, हमारी मदद के बिना टिक नहीं पाते और हमारे पास उनके लिए एक बड़ा पैकेज है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में निवेश करते हैं तो वास्तव में हम इज़राइल की भी मदद कर रहे हैं ताकि उनके आसपास सुरक्षा बनी रहे। लेकिन निश्चित रूप से हम हमेशा दो राज्य समाधान की वकालत करते हैं। हमें पता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लंबा है और ये आसान नहीं है। साथ ही इज़राइल को रक्षा का अधिकार है और हम इसी पक्ष में हैं। इज़राइल को अपना राज्य होने का अधिकार है, लेकिन साथ ही हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। यही यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग की ओर से हमारा रुख है। हमारे लिए पड़ोस में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जिसमें दक्षिणी पड़ोस, उत्तरी अफ्रीका, खाड़ी देश और मध्य पूर्व शामिल हैं। हम जानते हैं कि स्थिति जटिल है, खासकर अब ईरान के साथ ही हम जानते हैं कि ईरान से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने समझा, ये राष्ट्रपति ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही इज़राइल का लक्ष्य है कि वो शासन छोड़ दे। वहाँ, जैसा कि आप जानती हैं, ये आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही हम इस समय हार्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना चाहेंगे। आज सुबह मैंने राष्ट्रपति टॉम को कहते सुना, क्या ये हार्मोनल स्ट्रेट है या हार्मोन्स की स्ट्रेट? उनके लिए ठीक है, ये ट्रंप स्ट्रेट नहीं है। लेकिन ये मजाकिया नहीं है, क्योंकि ये अवरोध सच में एक वैश्विक संकट को जन्म दे सकता है और इस समय हम पहले से ही इसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं और यूरोप के लिए फ़िलहाल सब ठीक है, क्योंकि हमें फ़ारस की खाड़ी से तेल और ईंधन नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हमें ऊर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर यूरोप या इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व और अमेरिकियों पर भी पड़ेगा। और हमारी स्थिति यह है कि हमें तनाव कम करना होगा। हमें अपनी सारी कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा और हमें वार्ता की मेज़ पर होना चाहिए, जो इस समय राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में हुई वार्ताओं के परिणाम जानते हैं, लेकिन हम हर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने के लिए वार्ताओं के अगले दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेविगेशन की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ज़रूरी और स्वतंत्र होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाने का उद्देश्य क्या है वास्तव में, और मैं आशा करती हूँ कि अंत में इसका फल मिलेगा, क्योंकि अन्यथा, जैसा कि मैंने कहा, जितना लंबा ये संकट चलेगा, आर्थिक प्रभाव उतना ही बड़ा होगा, जिसका मतलब है नकारात्मक आर्थिक प्रभाव, जो हम अब जानते हैं। मैंने IMF में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन अब हम जानते हैं कि निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है और हम सभी, हमारे नागरिक और हमारे ग्राहक, सभी को इस बढ़ी हुई महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष जितनी जल्दी ख़त्म होगा, हम सब के लिए उतना बेहतर होगा। आपने कहा कि आप सक्रिय भागीदार बनना चाहते हैं, सिर्फ भुगतान करने वाले नहीं। अब एक चीज़ है जिसे पैक्ट फॉर द मेडिटेरेनियन कहा जाता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है,
और आपने उस पैक्ट को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे आप आने वाले दिनों में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उस दस्तावेज और उस पहल में ऐसी कौन सी बात है जो यूरोपियनों को सक्रिय भागीदार बनाएगी और वे सिर्फ भुगतान करने वाले बनकर नहीं रहेंगे? जितना मैं देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। पैक्ट फॉर मेडिटेरेनियन पूरे मेडिटेरेनियन और इस क्षेत्र के लिए एक नया ढांचा है। ये मेडिटेरेनियन है लेकिन ये मध्य पूर्व भी है। इसमें ईरान, इराक, सीरिया, क्षेत्र के बाकी सभी देश और खाड़ी देश भी शामिल हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी देशों से साझेदारी हमारे लिए ज़रूरी है और मैं यही कर रही हूँ। हमने जॉर्डन, मिस्र, ट्यूनीशिया के साथ साझेदारी की है और मोरक्को के साथ भी काम कर रहे हैं। हमने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ भी शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि जैसे ही स्थिति स्थिर हो हम क्षेत्र के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी करें। उदाहरण के लिए मैंने इस पैक्ट फॉर द मेडिटेरेनियन के तहत लेबनान को साझेदारी समझौता पेश किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम लेबनान को मध्य पूर्व के लिए एक आदर्श देश के रूप में बनाए रख सकेंगे। कल जो हमने देखा वो इज़राइल और लेबनान दोनों की ओर से उठाया गया अच्छा कदम है, ऐसा मुझे लगता है। हम आगे की वार्ताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि ये तय हो सके कि पहले से लेबनानी कानून के तहत प्रतिबंधित हिजबुल्लाह पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने ही इसकी शुरुआत की, उन्होंने ही ये बमबारी शुरू की और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए वास्तव में, और फिर ये आसान हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। गाज़ा के लिए भी यही बात लागू होती है, क्योंकि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता और हम इस शांति समझौते के दूसरे चरण में जाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है तो किसी को हमास को निरस्त्र करना होगा। ये काम हम यूरोप में नहीं करेंगे। हम जो कर सकते हैं उसमें मदद कर रहे हैं, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप किसी और के ज़िम्मे है। तो देखते हैं, मुझे लगता है अगर सैन्य तरीका नहीं है तो फिर बातचीत होनी चाहिए। और मैं विशेष दूत निकोलाई म्लादेनोव और राष्ट्रीय समिति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। दुर्भाग्यवश वे अभी भी काहिरा में बैठे हैं, वे शामिल नहीं हो सके। वे इस समय गाज़ा में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन इस समय हमास के साथ बातचीत चल रही है। उन्हें हथियार डालने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जटिल है लेकिन किया जा सकता है। आप जानती हैं, अगर दोनों इज़राइल और वे सद्भावना दिखाएं तो ये किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शांति और सुरक्षा सभी के हित में है और ये बच्चों के बारे में है। ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के बारे में नहीं है, ये इज़राइली बच्चों के बारे में भी है। सभी को शांति से रहना है और सुरक्षित रहना है। फ़िलहाल ऐसा नहीं है। इससे मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि EU इज़राइल एसोसिएशन एग्रीमेंट जो दोनों के व्यापार और राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करता है, का भविष्य क्या है? लगता है ये अभी काफ़ी नाजुक स्थिति में है। हंगरी सरकार, जिसे हाल ही में हटाया गया, उन कुछ बफर्स में थी जो इस समझौते के निलंबन और जारी रहने के बीच थी। मेरा मतलब है, आप यहाँ EU इज़राइल संबंधों का भविष्य कैसे देखते हैं? आप जानती हैं कि इज़राइल हमारा बहुत अच्छा साझेदार है, व्यापार में साझेदार है, विज्ञान और तकनीक में साझेदार है और हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन साथ ही हमारे बीच कुछ मुद्दे भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, यूरोप में राजनीतिक परिदृश्य अलग है और अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान राष्ट्रपति वॉन डेर लेन ने पिछले साल सितंबर में उन्होंने इस एसोसिएशन एग्रीमेंट को सामने रखा था। ये अभी चर्चा में है, आगे क्या होगा देखेंगे। ये आयोग के नहीं, 27 सदस्य देशों के हाथ में है। आपने सही कहा, हंगरी समेत कुछ और देश भी हैं। देखते हैं स्थिति कैसे बदलती है। मैं नहीं कहती कि ये धमकी है, लेकिन हमें भी साधनों की ज़रूरत है और अभी हमारे पास यही साधन है। और हम जानते हैं कि इज़राइल में राजनीतिक स्थिति भी जटिल है, क्योंकि आप चुनावों के करीब आ रहे हैं।
हम जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन हम राजनीतिक तौर पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम ज़्यादा अपने यूरोपीय नियमों के अनुसार काम करते हैं, हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुसार और यूरोपीय नागरिकों से जो हमने वादा किया है उसके अनुसार। और ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें इसे साबित करना है, और इसी वजह से मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। ये यूरोपीय परिषद और 27 सदस्य देशों पर निर्भर करता है, ना कि यूरोपीय आयोग पर। तेजी से बदलती दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दुब्रावका सुइका, भूमध्य सागर के लिए यूरोपीय आयुक्त। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेर यरूशलेम में इजराइल के लिए अपने देश का समर्थन दिखा रहे हैं। इजराइल लैटिन अमेरिका के साथ साझेदारी, आतंकवाद विरोधी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समझौतों के जरिए संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मिलेयर स्वतंत्रता दिवस से पहले इजराइल में हैं, जहां वे मंगलवार शाम को वार्षिक राज्य समारोह में मशाल जलाएंगे और ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बनेंगे। ये यात्रा एक व्यावहारिक कदम भी है। इजराइल और अर्जेंटीना के बीच नई सीधी उड़ानों की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति मिले ने भी यही कहा। हम ऐसे समय में हैं, बड़ी चुनौती, बड़ा परिणाम। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की अत्याचारी तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई में लगे हुए हैं, जो दुनिया को आतंकित करता है, जो हमारे विनाश की कोशिश करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को गिराने की कोशिश करता है, पश्चिमी सभ्यता को गिराने की कोशिश करता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी पल हमें नए घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। जावियर मिले में खासियत है, हर बार उनके इजराइल आने से ठीक पहले कुछ बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं पता, नहीं, मैंने उन्हें पिछली बार नहीं बताया था। मैंने पिछली बार उन्हें नहीं बताया था। मैं आपको अपना वचन देता हूं और मुझे नहीं पता कि अब मैं उन्हें क्या बता सकता हूं, क्योंकि कौन जानता है कि कल या परसों क्या होगा। हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। हम अमेरिका और इजराइल को आतंकवाद व ईरानी शासन के खिलाफ उनके युद्ध में पूरा समर्थन देते हैं। ये सही काम ही नहीं, बल्कि हमारे देश साझा दर्द में भी एकजुट हैं। अर्जेंटीना इजराइलाइट म्यूचुअल एसोसिएशन और इजरायली दूतावास पर आतंकवादी हमलों का शिकार हुआ, जिन्हें इस्लामी गणराज्य ईरान ने उकसाया था। अर्जेंटीना की न्याय व्यवस्था के अनुसार हम अभी भी न्याय की तलाश में हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इसे और विस्तार से समझाने के लिए हमारे i24 न्यूज संवाददाता बेसन सूदान मौजूद हैं। दोनों विदेशी नेताओं ने एक बड़ी घोषणा की है जो इजराइल और अर्जेंटीना के लोगों के लिए अहम है। मैं कहूंगी ब्यूनस आयर्स के लिए सीधी उड़ानें। लेकिन अगर व्यापक नजरिए से देखें, ये इजराइल और अर्जेंटीना के रिश्तों को क्या दर्शाता है? देखिए, हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे उन्होंने आइसेक समझौते कहा है, यानी समझौता ज्ञापन। असल में इसमें 3 बातें शामिल हैं। एक है सहयोग और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, संयुक्त ऑपरेशंस, संयुक्त प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करना। क्योंकि हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिका आमतौर पर कई गतिविधियों के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, और निश्चित रूप से जब हम खास तौर पर अर्जेंटीना की बात करते हैं, उन्होंने 1993 में इजरायली दूतावास बम धमाके की साजिश का आरोप भी ईरान पर लगाया था। तो इस मुद्दे पर भी ये मेल खाता है, जिसमें AI भी शामिल है। आतंकवादी सेल्स की फंडिंग, जो नेटवर्क वहां काम करते हैं, वे AI का इस्तेमाल करते हैं और वे क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ के मुद्दे का हिस्सा है जिससे सहयोग निपटेगा। और जैसा कि आपने बताया, ईरान का नया रास्ता भी। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल और अर्जेंटीना ने इस पर बात की है, पहले भी प्रस्ताव आ चुका है। वे कम से कम ये वादा कर रहे हैं कि ये इस साल नवंबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ इजरायली सरकार की ओर से भी एक टिप्पणी है, जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम इजरायली सरकार वास्तव में इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि यह मार्ग इराक के लिए लाभकारी नहीं हो सकता, एल के लिए। यही वजह है कि अब इजरायली सरकार $40 मिलियन या वास्तव में 40 से 45 मिलियन शेकल्स दे रही है। माफ कीजिए, इजरायली सरकार। जाहिर है, टैक्स दाताओं के पैसे से अगर यह मार्ग लाभकारी नहीं रहा तो वो पैसा एल को ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब है कि इजरायली सरकार इस रिश्ते की इतनी परवाह कर रही है कि वो इलाल को मुआवजे के तौर पर
40 से 45 मिलियन शेकल्स देने के लिए भी तैयार है। अगर इस मार्ग का आमतौर पर इजरायलियों द्वारा इस्तेमाल नहीं होता तो ये दोनों देशों के रिश्ते को दिखाता है। ये नेतन्याहू और मिलाय के खास रिश्ते को दिखा रहा है। ये मिलाय की घरेलू राजनीति में भी उनकी मदद करता है। यह दिखाता है कि वह पश्चिम समर्थक हैं, इजराइल समर्थक हैं, वामपंथ विरोधी हैं, समाजवाद विरोधी हैं और इसी तरह की बाकी बातें। और मैं ये भी कहूँगा कि ये मिलाय को और भी ज़्यादा वजहें देता है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें क्यों पसंद कर सकते हैं और अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को मजबूत करना। तो ये यहाँ सभी पक्षों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, उम्मीद है कि वो मंगलवार को फिर मशाल जलाएंगे। मैं इसे फिर से मजबूत कर रही हूँ। वो दुनिया के पहले विदेशी नेता होंगे जो ऐसा करेंगे और नेतन्याहू उन्हें ये सम्मान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित रूप से इन दोनों नेताओं के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, बैसल सुदान, हमारे लिए इसे समझाने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास i24 न्यूज के इस ताज़ा संस्करण के लिए बस इतना ही है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे शेड्यूल पर एक नजर डालें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि हमें यहीं i24 न्यूज पर फिर से देख सकें। हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम घंटे की शुरुआत में फिर से वापस आएंगे रात 10 बजे इजराइल समय यानी 3 बजे ईस्टर्न समय के अनुसार। और न्यूज अपडेट्स के लिए कहीं मत जाइए, यहीं i24 न्यूज से जुड़े रहिए। मैं निकोल ज़िडिक, देखने के लिए धन्यवाद।